नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रस्तर युग का पार्ट सेकंड कवर करेंगे, जिसमें हम मध्य पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पुराने वीडियो में पूरा पाषाण युग के बारे में पढ़ा। पूरा पाषाण युग की तीन अवस्थाएं देखी: आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण। तीनों से हम अवगत हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे। मध्य पूरा पाषाण। मध्य पूरा पाषाण मध्य पाषाण को मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक युग बोलते हैं। वहीं जो पूरा पाषाण को हम क्या बोल रहे थे? पेलियोलिथिक युग बोल रहे थे। तो मध्य पाषाण को यहाँ क्या बोल रहे हैं? मेसोलिथिक युग बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? मध्य पाषाण काल में क्या आएगा? आखेटक आएंगे। और कौन आएगा? पशुपालक आएंगे। मतलब लोग पशुओं को पालने लगे मध्य पाषाण युग में, या मेसोलिथिक युग में पशुओं को लोग पालने लगे थे। किंतु अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें, तो पूरा पाषाण काल जो पेलियोलिथिक युग है, इसमें लोग आखेटक तो थे। आखेटक इसमें भी है, मध्य पाषाण में भी है और पूरा पाषाण में भी। लेकिन यहाँ खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण में क्या नहीं कर रहे थे? लोग पशुओं को नहीं पाल रहे थे। तो याद रखना होगा कि मध्य पाषाण काल में पशुओं को लोग पालने लगे। पशुपालक लोग मध्य पाषाण काल में बने। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वह हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रस्तर युग को किन आधार पर बांटा गया है? जलवायु और जो पत्थरों के औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार में जो क्रमानुसार जो विकास हो रहा है, उसी के आधार पे हम बांटे हैं। तो यहाँ अगर मैं जलवायु की बात करूं, तो मध्य पाषाण काल में जलवायु क्या हो गई थी? शुष्क हो गई थी। और हिमयुग का क्या हो गया था? अंत हो गया था। अब जब शुष्क हो गई, जब बर्फ खत्म हो गया और जलवायु शुष्क हो गई, तो क्या होगा? पेड़ पौधे में बदलाव होगा। जो पेड़ पौधे बर्फीले प्रदेशों में या बर्फ वाले प्रदेशों में होते हैं, आज भी जो बर्फ वाले प्रदेशों में जो पेड़ पौधे होते हैं, वो आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे हिमयुग का अंत हुआ, सिंपल सी बात, तो पेड़ पौधे और जंतुओं में बदलाव है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो मध्य पाषाण काल है, वो क्या है? पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का क्या है? संक्रमण काल है। चौथा पॉइंट कि इसमें लोग कैसे जीवन यापन करते थे? शिकार करके, चूंकि आखेटक लिखा है, शिकार करके और मछली पकड़कर खाद्य वस्तुएं बटोर करके ये अपना जीवन यापन करते थे। और मेन चीज ये है कि मध्य पाषाण काल के लोग जो होते क्या करने लगे? पशुपालन करने लगे। यहाँ प्रश्न आता है कि पशुपालन कब करने लगे? तो मध्य पाषाण काल में करने लगे। जलवायु शुष्क कब? मध्य पाषाण काल में जलवायु क्या हो गई? पहला पॉइंट, शुष्क हो गई। फिर पेड़ पौधे, अब देखो सिंपल सी बात है कि जब शुष्क हो जाएगी जलवायु, गर्म एवं शुष्क हो जाएगी, तो जलवायु के परिवर्तन के साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु में परिवर्तन होगा। ये चीजें हमको याद रखना है। अब इसमें ये याद रखना है कि सूक्ष्म पाषाण, मिसोलिथिक, मध्य पाषाण या मिसोलिथिक युग में सूक्ष्म पाषाण औजार विकसित होते हैं। जो कहाँ कहाँ मैंने बताया था ना कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए चार चीज़ें आपको याद रखना होगा इस प्रस्तुत युग में, कि जलवायु कैसी थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, और उसमें कौन कौन से औजार कहाँ कहाँ से मिले हैं, और उसमें विशेष चीज़ें क्या क्या हुई, खाद्य वस्तुएं क्या क्या थी। तो इसकी जो क्षेत्र है वो कहाँ है? राजस्थान। आपको याद रखना है पश्चिमी भाग राजस्थान, दक्षिणी की यूपी के दक्षिण भाग में, एंड क्या याद रखना है? मध्य एवं पूर्वी भारत। मध्य भारत में है और पूर्वी भारत में। एक बार इसको आप जस्ट रीड कर सकते हैं पढ़ने के दृष्टिकोण से। देन ये हो गया। और फिर इसके बाद अगर कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों में आऊँ, तो इसमें क्या है कि बागोर, अब मैं बोल रहा हूँ कि पशुपालन मिल रहा है, ठीक। तो पशुपालन अगर इम्पोर्टेंट है पेपर में कि पशुपालन कब से स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने बोला मध्य पाषाण काल से, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पशुपालन के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि मध्य प्रदेश का क्या? आदमगढ़, और बागोर राजस्थान का क्या? बागोर। यहाँ क्या मिलता है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। भीमबेटका में क्या मिलता है? प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं भीमबेटका में। इसमें क्या है? 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं, और जो कि 10 वर्ग किलोमीटर में चित्रित है जो गुफा है, 500 से भी अधिक चित्रित गुफा है भीमबेटका में। ये एक बार आप रीड कर सकते हैं।
प्राचीनतम कलाकृतियों में क्या कि भीमबेटका में क्या है 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से अधिक विकसित चित्र हैं और विकसित चित्र हैं। और भीमबेटका में किसके चित्र मिलते हैं? भीमबेटका में पूरा पाषाण से मध्य पाषाण के बीच की जो कलाकृतियां हैं वो भीमबेटका में आपको देखने को मिलती हैं। फिर प्रश्न ये आता है कि आपको पूछेगा कि परचिंग पक्षी का ज्ञान था पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो परचिंग पक्षी है उसका अवशेष मध्य पाषाण और पूरा पाषाण में नहीं मिलता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भीमबेटका एक गुफा है जहाँ क्या हो रही है, कलाकृतियाँ हैं। अब इसमें इन कलाकृतियों में क्या बताया गया है? इन कलाकृतियों में बताया गया है कि इन कलाकृतियों में मध्य पाषाण और पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के बीच की कलाकृतियां हैं। अब इसमें यह बताया गया है जैसे वे लोग मतलब ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे वे लोग शिकार पे निकलते थे या शिकार करते थे तो उसका चित्रण किए हैं अब उनकी दीवारों पे। यहाँ पे लिखा भी है कि स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। मतलब उसमें कौन से पक्षी और पशु चित्रित हैं जिनमें लोग जीवन निर्वाह किया करते थे। अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबंध होंगे। मतलब आपको याद रखना है कि परचिंग पक्षी का ज्ञान उनको नहीं था। परचिंग पक्षी आरंभिक चित्रों में नहीं मिलते हैं। फिर एक चीज़ ये है कि बेलन घाटी एक ऐसी घाटी है विंध्य पर्वत में बेलन घाटी, इसमें तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। तीनों अवस्थाएं मतलब क्या है कि बेलन घाटी में विंध्य पर्वत की उत्तरी छोर पर पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, एक के बाद एक। पूरा पाषाण काल की एक के बाद एक, पूरा पाषाण की एक के बाद मतलब कि आरंभिक मिलती है, मध्य मिलती है और ऊपरी पूरा पाषाण में मिलती है। इसके बाद लगातार मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, मतलब पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं मिल रही हैं जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा। और इसके बाद क्या पढ़ा कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके भी वर्णन मिलते हैं वहाँ। तो आपको याद रखना कि बेलन घाटी में क्या है, तीनों मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी है और इसमें तीनों अवस्थाएं मिल रही हैं प्रस्तर युग की। पहला तो पूरा पाषाण की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी? आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और क्या ऊपरी पूरा पाषाण। फिर इसके बाद मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीनों की अवस्थाएं मिल रही हैं। यही बात बेलन घाटी में है और यही बात नर्मदा घाटी के मध्य भाग में। किंतु कई क्षेत्रों में नव पाषाण संस्कृति मध्य पाषाण संस्कृति की परंपरा के बाद आती है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना कि बेलन घाटी में तीनों अवस्थाएं मिल रही हैं भाई और नर्मदा घाटी में भी तीनों अवस्थाएं मिल रही हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा आज मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में ये पढ़ा कि पशुपालक जो है तो मध्य पाषाण युग में आए। ठीक है, जलवायु क्या हो गई, शुष्क और गर्म हो गई थी, हिमयुग का अंत हो गया था। जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो पेड़ पौधों में परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, मध्य पाषाण को अब प्रश्न में आ सकता है कि पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच संक्रमण काल कौन सा है? तो मध्य पाषाण है। इसमें लोग शिकार करके और मछली खाद्य के रूप में इकट्ठा करते थे। फिर पशुपालन का आरंभ होता है। अब पशुपालन का आरंभ होता है तो आप ऐसे रिलेट कीजिए कि पशुपालन का आरंभ होता है तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिले हैं। फिर इसके बाद जो है तो ये हो गया। और मध्य और पूर्वी भारत में इसके वो मिलते हैं। दक्षिण भारत में कहाँ तक है? तो कृष्णा नदी तक है। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी तक है, सॉरी, है ना, इसके अवशेष। फिर इसके बाद याद रखना कि पश्चिम पक्षी इसमें आरंभ में नहीं पाई गई है और आरंभ चित्रों में नहीं मिलती है। और बेलन घाटी की तीनों अवस्थाओं का वर्णन यहाँ मिलता है। तो आज हमने देखा मध्य पाषाण, नेक्स्ट नव पाषाण के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।